पर मुस्लिम भी अल्पसंख्यक हैं। हाँ, तो उनका मंत्री नहीं है। मैं वही कह रही हूँ कि आज अगर आप मुझे एक मौका दे रहे हैं एक महिला होने के नाते, अगर परिभाषाएं देखें, कांग्रेस की रीत देखें, तब तो महिला को मुस्लिम समाज की क्या माइनॉरिटी अफेयर्स की मंत्री नहीं होना चाहिए पर था। चलन तो ऐसा ही रहा है। मैं वही तो कह रही हूँ, चलन को चलाने के लिए थोड़ी ना मोदी सरकार बनाई थी, बदलने के लिए स्टेटस को मोदी सरकार बनाई थी। देखिए अब तो ये भी कहा जाता है और मैं तो वो मंत्री हूँ जो पारसी से ब्याही हूँ, कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, क्रिश्चियन स्कूल से, बताइए। लेकिन अब तो कहा जाता है कि किताब उठाइए, कावड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट कर दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया, आपको आश्चर्य है? मुझे तो इस बात का आश्चर्य है, उनको कावड़ क्या है ये पता है। लेकिन राहुल गांधी भी शिव के भक्त हैं। कब? जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, शिव के भक्त हैं। आप बार बार वहीं पे लाते हैं बात, राहुल गांधी पे। दो माइनॉरिटी पृष्ठभूमि के वो प्रतीक हैं, पारसीज और क्रिश्चियंस के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनेऊधारी ब्राह्मण उनको मतलब मैं देखिए गुजरात के चुनाव में बोला गया था। कि आप चाहते हैं कि मैं उन पे व्यक्ति विशेष टिप्पणी करूं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। मैं इतना ही कहना चाहती हूं, मैंने पारसी से ब्याह किया, मेरे बच्चों का गोत्र नहीं हो सकता। धर्म की अपनी मान्यताएं हैं, उसको मैं अपनी राजनीति से नहीं जोड़ती। राहुल गांधी कितने चुनावी हिंदू हैं वो देश जानता है, नकार चुका है। आप चाहते हैं मैं विशेष उन पे टिप्पणी करूं ताकि वापस सोनिया जी सदन में आके कहें डोंट टॉक टू मी? क्यों कर रहे हैं भाई साहब? अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब सोनिया जी ने डोंट टॉक टू मी आपको कहा, मतलब यू वर टेकन अबैक कि क्यों? नो, आई वाज नॉट। यू थिंक आई एम टेकन अबैक? माय रिस्पांस इज व्हाई, एंड प्लीज डू नॉट मिसबिहेव। इवन देन आई वाज वेरी वेरी कॉर्डियल, मैडम डोंट मिसबिहेव प्लीज। पर गांधी परिवार से को आपसे इतना लगाव क्यों है? मतलब काफी, मैं बहुत प्यारी महिला हूं। देखिए, हिंदुस्तान में वो वक्त चला गया कि आप बोलें कि हम राजा और प्रजा चुपचाप बैठ के तमाशा देखे। राजा को इस बात का गुमान नहीं होना चाहिए कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि उनको एक आधिकारिक रूप से लगता है कि इतिहास ने उनको ये अधिकार दिया है कि हम राजा और बाकी सब रंक। एक दिन तो रंक उठेगा और कहेगा क्यों मैडम? इसलिए तो कहा था अमीर जी कि एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। लेकिन राहुल गांधी ट्वीट करते हैं जो राजा के खिलाफ है, जो बेरोजगारी महंगाई की बात उठाता है। राहुल गांधी बेरोजगार हैं, इसमें उनकी अपनी गलती है। पर वो कहते हैं मैं देश का मुद्दा उठाता हूं क्योंकि महंगाई की बात। कहां उठाते हैं? मुझे बताइए कहां उठाया? वो लगातार ट्वीट करते रहते हैं। वो कर रहे हैं, कोई और कर रहा है? क्योंकि देखिए, अधीर रंजन को हिंदी नहीं आती, उनको कितनी आती है ये भी पूछ लीजिए पहले। पर राहुल गांधी ने तो हिंदी में ही ट्वीट किया था ये। वही तो कह रही हूँ, आपको खुद यकीन नहीं हो रहा, आप मुझे देख रहे हैं। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, मैं तो क्योंकि आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप भी बार बार चेक कर रहे हैं स्पेलिंग ठीक है कि नहीं, आपको भी यकीन नहीं है तो मुझे क्यों देख रहे हैं? देखिए, अब आप मेरे पे बात डाल रही हैं तो मुझे लगता है कि खुद ही ट्वीट करते होंगे वो तो, जब उनका हैंडल है। नहीं, जनता क्या कहती है? अच्छा, महंगाई के विषय पर मैं बता दूं आपको, सबसे बेहतर टेस्ट है, एक बार पूछ लीजिए, खुद ही करते होंगे तो लौपतगामिनी लिख दें। सदन में मिलते हैं, आप ही पूछ लीजिएगा कभी, आपका संवाद तो हमको तो बार बार कहते हैं डोंट टॉक टू मी, हम कहां से पूछे हैं? वैसे राहुल जी और आपका जब सामना होता है तो नमस्कार तो होती होगी? नहीं, वो नमस्ते नहीं करते। अच्छा, वो नमस्ते नहीं करते हैं? नहीं, मुझे अपेक्षा, आप संस्कार की अपेक्षा कर रहे हैं। चलिए, क्योंकि राहुल आपने बड़ी कोशिश की कि कोई हेडलाइन आए, नहीं आ रही। हाँ, देखिए, हमारा काम है सवाल पूछना। किसी दिन राहुल गांधी भी ऐसे बैठेंगे तो जरूर मैं सवाल पूछूंगा उनसे। मैं आपको लिख के देती हूँ, कभी नहीं बैठेंगे आपके साथ। आपको पूरा विश्वास है? क्योंकि देखिए, आप कभी भी पहले से सवाल उनको भेजेंगे नहीं, आप एडिटेड इंटरव्यू चलाएंगे नहीं, और वो जनता के सामने बैठेंगे नहीं। भाई, आजादी के अमृत काल की चर्चा हो रही है, आप विषपान काहे कर रहे हैं? अच्छा, आपको लगता है राहुल जी की बात करना विषपान है? नहीं नहीं, आपको विषपान करना पड़ रहा है क्योंकि आप उनकी हिंदी टटोल रहे हैं। आज तो नाग पंचमी भी है वैसे।
और कहते हैं कि कांवड़ इसीलिए होता है क्योंकि भगवान शंकर ने इतना कंठ कह में दूं इस कॉन्क्लेव के मेरे इस इंटरव्यू से और कोई निष्कर्ष निकले या ना निकले, आपके खिलाफ एफआईआर जरूर निकलेगी। चलिए कई एफआईआर देखी हैं, ये भी देख लेंगे। इस लेकिन सभागार में आज कई प्रतिभाशाली ऐसी महिलाएं बैठी हैं जिनसे मैं परिचय करना चाहूंगी, प्रणाम करना चाहूंगी। आप मेरे और उनके बीच आ रहे हैं अभी। जी बस एक को मैं सामने देख पा रही हूँ, उनको प्रणाम कर रही हूँ। चलिए बिल्कुल आखिरी दौर की ये चर्चा है। अरविंद केजरीवाल का ऐसा मानना है, अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा हाँ, मुझे पता उनको हिंदी आती है। जी जी, अरविंद केजरीवाल जी का ऐसा मानना है कि क्योंकि आम आदमी पार्टी का राइज हो रहा है, पंजाब में वो जीत गए, इसलिए बीजेपी डर गई है, उनके खिलाफ, उनकी सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सीबीआई के छापे हो रहे हैं, ईडी की कार्रवाई हो रही है। जिन्होंने एक्साइज पॉलिसी बदली है, तुरंत पुरानी पे चले गए। वो कहते हैं मैं स्वीट टेररिस्ट हूँ, हैप्पी क्लास चलाता हूँ। स्वीट टेररिस्ट हाँ, उन्होंने बोला ना जब पंजाब में उन पे आरोप लगे थे। हाँ। इतने हैप्पी हैं कि सत्येंद्र जी के घर पे इतने सारे गोल्ड बिस्किट मिल गए हैप्पीनेस में। वो कह रहे हैं कि दिल्ली में हैप्पीनेस इंडेक्स इतना हाई है, लेकिन मोदी सरकार हमसे अनहैप्पी है। दिल्ली में सत्येंद्र जी इतने हैप्पी थे कि इतनी सारी उन्होंने जायदाद ले ली हैप्पीनेस में। वेरी हैप्पी। लेकिन क्या आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल के साथ बीजेपी को प्रॉब्लम है और बीजेपी डर रही है, जो बार बार आरोप लग रहा है? केजरीवाल ने ये भी कहा था मुझसे डर रहे हैं, मैं बनारस आ रहा हूँ लड़ने लोकसभा। लड़े ना। वो कह रहे हैं अब सिसोदिया को जेल भेजेंगे आप भाई लोग? लड़े ना। जी लड़े। अब उनको क्या पता कि सिसोदिया जी ने ऐसा क्या कृत्य किया है कि वो जेल जाएंगे। और कोई नहीं बोल रहा, सिर्फ वही बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं? इट्स अमेजिंग, ही इज द ओनली वन सेइंग। या तो वो जेल भेजना चाहते हैं खुद, वरना कोई बोल नहीं रहा है उनको छोड़ के। वो कहने की आप लोग पहले से मन बनाया हुआ है आपने, आप इनको भेजोगे। मेरा मन वो कैसे जाने है? मतलब मेरा मन मानना है सरकार का, उनका मतलब है कि सरकार, गवर्नमेंट। कौन? आप देखिए, सरकार में से किसी ने मनीष सिसोदिया का नाम लिया? नहीं लिया। सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल साहब ले रहे हैं। क्यों? उन्हें लग रहा होगा, उन्हें। अरे क्यों? ऐसा क्या किया है कि उनको लग रहा है? वही क्यों? उनके पूरे मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं, उनको वही क्यों लग रहा है? वो कहते हैं वो कट्टर ईमानदार है। अरे बाकी ईमानदार नहीं है मतलब? सत्येंद्र जैन भी कट्टर ईमानदार है। तो मैं कह रही हूँ बाकी ईमानदार नहीं है, तो सभी ईमानदारों में से वो एक ईमानदार क्यों है जिसके बारे में उनको डर लगता है? क्योंकि विभाग उनके अंडर आता है, वो विभाग उनके अंडर आता है। मैं वही कह रही हूँ, तब से वो कहे जा रहे हैं। कट्टर जितने आप बोल रहे हैं कि वो ईमानदार है, वो कितने ईमानदार है वो तो निकल आया। लेकिन मनीष जी के बारे में सरकार से कोई कुछ नहीं बोल रहा। अरविंद जी ही क्यों बार बार बोल रहे हैं? अगला सवाल मेरा महंगाई को लेकर है, और ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि देश में लोकसभा में भी महंगाई को लेकर चर्चा हुई और विपक्ष कह रहा है महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए बाकी 50 चीजें हो रही हैं। महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहती है? विपक्ष ने कल क्या निर्मला जी की पूरी बात सुनी? टिप्पणी करने से पहले आपको वित्त मंत्री जी बता रही हैं देश की अर्थव्यवस्था के क्या हाल है। आप अगर वाकई में एक हेल्दी टिप्पणी करना चाहते हैं, अथवा संवाद करना चाहते हैं, अथवा आप डिबेट करना चाहते हैं, आप पूरे पक्ष को सुन के कहेंगे आपके पक्ष में ये त्रुटि है। क्या उन्होंने सुना? जो सुना नहीं, सुन के समझा नहीं, जिसपे स्वयं सदन में रह के टिप्पणी करी नहीं, उसके बारे में बाहर आके बाइट देना तो बहुत आसान है। पर स्मृति जी, महंगाई तो एक समस्या है। अब तो ये भी नहीं कह सकते अधीरदा कि मुझे हिंदी समझ नहीं आ रही। आप सोचें, विश्व भर में आज आर्थिक व्यवस्थाओं में हर राष्ट्र की क्या हालत है। अमेरिका से बार बार लोग परामर्श करते हैं या कंपैरिजन करते हैं वहां और यहाँ के हालात। मैं तो कहती हूँ अमित जी छोड़ दें, जो इनके काल के आरबीआई के मुखिया थे वो स्वयं इस सरकार की सराहना कर रहे हैं कि इस विषम परिस्थिति में आरबीआई ने अच्छा काम किया, अर्थव्यवस्था को अच्छे रूप से संभाला, और किसी ने की नहीं, उन्हीं की सुन लेते। लेकिन 25 महीने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन देना, 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक के खाते में 30,000 करोड़ देना, 200 करोड़
वैक्सीन की डोजेस देना और कैपिटल एक्सपेंडिचर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का रखना, सारी सरकारी स्कीमों को चलाना और टैक्स का एक पैसा ना बढ़ाना, ये कोई साधारण अचीवमेंट नहीं है। लेकिन जब मैं महंगाई की बात करता हूं तो पेट्रोल डीजल की कीमत भी आती है, रसोई गैस 1,000 रुपए से ऊपर हो गई है। ये सब्सिडी एक बड़ी का समस्या है। सब्सिडी की मात्रा दी है निर्मला जी ने, जो उज्ज्वला में है उनको दी है। अपने ऊपर, अपने विभाग के ऊपर, सरकार के ऊपर वित्तीय भार को उन्होंने सिर्फ गैस की प्राइसेस को सब्सिडाइज करने के लिए उठाया है। कांग्रेस के जितने राज्य थे उनमें जा जाके बार बार हम गुहार लगाते रहे कि आप कृपया घटाएं अपना टैक्स। किया उन्होंने? नहीं किया। मैं वही कह रही हूं, अर्थतंत्र के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर चर्चा करने के लिए आप हाउस में तो शामिल होइए। बार बार सरकार कहती रहे आप आइए, मुद्दे पे चर्चा कीजिए। अब वो कैसे आएंगे? अब जब उनको आना होता है तो नेशनल हेराल्ड पे ईडी के छापे हो जाते हैं। देखिए, आप अगर अपनी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वाह नहीं करते तो क्या आपको वाकई में जनता का प्रतिनिधि बनकर उस हाउस में आने का अधिकार है? ये एक सोचने का जनता के लिए भी विषय है। नरेंद्र मोदी जी के पूरे कार्यकाल में गतिरोध के अलावा कांग्रेस पार्टी ने कुछ किया? नहीं किया। और विपक्ष से ये अपेक्षा है कि वो इस प्रकार का काम करेंगे। वो कहते हैं जब लेकिन जब देश पर विपदा आई अमीश जी, तब क्या उन्होंने देश का समर्थन किया? नरेंद्र भाई ने बार बार कहा मुझसे नफरत करते हो, देश से नफरत मत करो। एक बार क्या सोनिया जी ने कहा कि वैक्सीन से गरीब की जान बच सकती है, हाथ जोड़ती हूं वैक्सीन लगाओ? नहीं कहा। क्या गौरव किया इस बात का कि ये वैक्सीन हमारे देश में बनी है? नहीं। क्या इस बात का अभिनंदन किया कि 80 करोड़ नागरिकों को 25 महीने मुफ्त का राशन मिल रहा है? नहीं। वो तो छोड़िए, मैं रायबरेली की आप बात करते हैं, वहां दिशा कमेटी की मैं और सोनिया जी दोनों को कन्वीनर्स हैं। एक बार वहां नहीं आए, देश छोड़ दीजिए, अपनी लोकसभा क्षेत्र में नहीं आए। आजादी का अमृत काल है, आप देश के लोगों को क्या कहना चाहती हैं? क्या आपको लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने एक आह्वान किया कि सबको अपने डिस्प्ले पिक्चर तिरंगा लगाना चाहिए, उन्होंने लगाई, और देश में सबको अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए, लेकिन उसको भी लेकर भी पॉलिटिक्स हो गई। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि डोकलाम पे पहले लगा कर आओ तिरंगा। उमर अब्दुल्ला साहब से अगर आप तिरंगे का सम्मान अपेक्षा कर रहे हैं तो माफी चाहते पर हैं। जयराम रमेश भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मूर्खता है। वो जयराम रमेश भी कह रहे हैं कि 52 साल तक संघ के दफ्तर पे झंडा नहीं लगा था। वो भी झूठ है, और वो कितना झूठ बोलते हैं वो आपको अभी दिखाई दे गया कुछ दिनों में। जी दिखा। विषय ये है, तिरंगा किस बात का प्रतीक है? वो महज एक कपड़ा नहीं है जो लहराता है। उसे शान से लहराने के लिए कितने लोगों ने अपना प्राणों का बलिदान दिया है सरहद पर। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उस तिरंगे का सम्मान करो तो शहादत का सम्मान है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं तिरंगे का आप सम्मान करो तो हिंदुस्तानियों की अपेक्षाओं का वह सम्मान है, संविधान का वो सम्मान है, आकांक्षाओं का वो सम्मान है। और मैं अपने देश में शान से अपना तिरंगा नहीं लहराऊंगी तो और कहां लहराऊंगी? तो जिसको इस बात से एतराज है कि तिरंगा शान से हिंदुस्तानी ना लहराए, वो अब तक हिंदुस्तान को समझा नहीं है। जी, क्योंकि वो तिरंगा किसी सरकार का नहीं है, राष्ट्र का है, हम सबका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया स्मृति जी, आपका इस मंच पर आने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन आप मंच पे बने रहिए। ओवर टू यू। बिल्कुल, थोड़ी देर और मैं आपसे अनुरोध है कि आप मंच पर बने रहिए, क्योंकि अब वक्त हो गया है एक और अमृत सम्मान का। और इसका ऐलान करने के लिए हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे एक बार फिर न्यूज़ 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी जी का। अब हम अमृत रत्न सम्मान के लिए उनका नाम लेंगे जिन्होंने देश की सभी लड़कियों को दौड़ने की प्रेरणा दी। जी हाँ, पीटी उषा जी। पीटी उषा एथलीट जगत का एक ऐसा नाम
जिसे भारत के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा।